12 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है फ्रॉम अ ट्रेड अरेंजमेंट जो इंडिया और रशिया के बीच में एग्जिस्ट करता है। ये ट्रेड अरेंजमेंट रुपी रबल को लेके है। रबल जैसे आपको पता है कि रशिया की करेंसी और रुपी इंडिया की करेंसी है। तो एक ट्रेड अरेंजमेंट न्यूज़ में है, रुपी रबल ट्रेड अरेंजमेंट, इसके बारे में देखते हैं। देखो, रुपी रबल ट्रेड अरेंजमेंट एक पेमेंट मैकेनिज़्म है जो हमारे एक्सपोर्टर्स को अलाउ करता है कि आपको इंडियन रुपीज़ के अंदर पेमेंट मिल जाएगी अगर वो रशिया को एक्सपोर्ट करते हैं, इंस्टेड ऑफ डॉलर्स वगैरह या यूरोज़ वगैरह में उनको पैसे मिलने के लिए। इसमें करना ये होगा कि रशिया का बैंक जो है वो एक अकाउंट इंडिया के बैंक में खोलेगा एंड वाइस वर्सा, और दोनों जो है म्यूचुअली अग्री करेंगे कि वो इतनी स्पेसिफिक अमाउंट अपनी लोकल करेंसीज़ में रखेंगे अपने अकाउंट्स के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें $100 मिलियन की, तो रशिया का बैंक अकाउंट जो इंडिया में है उसमें मतलब $1,000 मिलियन तक का रुपया होना चाहिए एंड वाइस वर्सा। ये कभी पहले हुआ है या नहीं अभी तक, तो क्वेश्चन आता है। तो डेफिनेटली इंडिया का और भी कंट्रीज़ के साथ ऐसी अरेंजमेंट्स हैं कि उनको अपनी लोकल करेंसीज़ के अंदर ही पेमेंट हो जाए और अदर देन गोइंग फॉर द डॉलर थिंग। तो जैसे ईरान के साथ ऑलरेडी ये जो है रिलेशन इंडिया का रहता है, जिसको रुपी रियाल पेमेंट मैकेनिज़्म बोला जाता है। और जब इकोनॉमिक सैंक्शंस वेस्ट ने ईरान पे लगाए थे बैक इन 2012, तब भी ये जो पेमेंट मैकेनिज़्म था वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प उसका हुआ है। अब ये क्यों न्यूज़ में आ रहा है, उसका रीज़न है रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही जंग। और इस जंग के बीच में एक पेमेंट मैकेनिज़्म जो इंटरनेशनल ट्रेड के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है, जिसको स्विफ्ट बोलते हैं, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। वो स्विफ्ट जो है वो US, EU एंड UK इन तीनों ने ब्लॉक कर दिया है रशियन बैंक्स को, स्पेशली 7 रशियन बैंक्स को, कि वो स्विफ्ट को एक्सेस कर सके। तो ये एक टाइप का इकोनॉमिक सैंक्शन है जो रशिया पे लगाया गया है बाय द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ एंड NATO स्पेसिफिकली। तो इससे हो क्या रहा है कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स पहले स्विफ्ट चैनल को यूज़ करते थे अपनी पेमेंट्स के लिए, वो अब नहीं कर पा रहे, और ऑलमोस्ट $500 मिलियन पेंडिंग है इंडियन एक्सपोर्टर्स का, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है उनकी इकोनॉमी और देश की अर्थव्यवस्था को भी। इसी वजह से अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है कि उस रुपी रबल अरेंजमेंट को जो है इनिशिएट कर दिया जाए। अब प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं? डेफिनेटली एक तो प्रॉब्लम यही है कि रबल की वैल्यू में काफ़ी फ्लक्चुएशन हो रहा है, फेयर एक्सचेंज रेट डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और अभी तो चलो स्विफ्ट के ख़िलाफ़ इन्होंने सैंक्शंस लिए हैं, कल को अगर ये सैंक्शंस प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो जाता है तो फिर इंडिया के लिए अगेन बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस मैकेनिज़्म को यूज़ करना। तो लेट्स होप के वर्ल्ड जो है कॉमन सेंस प्रिवेल्स इन द वर्ल्ड, स्पेशली इन रशिया एंड यूक्रेन, और ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो, बिकॉज इकोनॉमिक जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम हो जाते हैं। चलिए सेकंड न्यूज़ पे चलते हैं। ये आ रही है डाउन टू अर्थ मैगज़ीन ने कवर किया है, जिसमें एक नेचर क्लाइमेट चेंज करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक नई स्टडी पब्लिश की है। और उन्होंने स्टडी में बोला है कि मोर देन 75% ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो टिपिंग पॉइंट की तरफ जो है मूव कर रहा है सिंस अर्ली 2000। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अगर मैं बारे में बताऊं तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, और इसका जो एरिया है वो 6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो ऑलमोस्ट इंडिया के ट्वाइस साइज़ का है। इसमें 80% ऑफ द बेसिन जो है कवर्ड है बाय द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, और डेफिनेटली 20% ऑफ द फ्रेश वाटर जो है वर्ल्ड का वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में चलता है। बहुत ही डाइवर्स एरिया है, 30% ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज़ है इसके अंदर, और जिसके अंदर ऑलमोस्ट आप लगा के चलो कि 40,000 प्लांट स्पीशीज़ और मोर देन 430 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए, नॉट जस्ट फॉर द साउथ अमेरिकन्स बट ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड एज सच। लेकिन अब इसको कुछ दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होने की वजह से पूरा का पूरा रेन फॉरेस्ट का 75% टिपिंग पॉइंट पे जा रहा है, और इसलिए बाउंस बैक करना अगर कोई एक्सट्रीम इवेंट होता है जैसे ड्रॉट या फायर, ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा फॉर द सिस्टम। एंड ये भी पॉसिबल है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट बाउंस बैक नहीं कर पाएगा और एक ड्राई हैबिटेट बन जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जो है सिचुएशन हो सकती है। इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने सैटेलाइट डेटा और स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ किए टू आइडेंटिफाई टू अराइव एट दीज फाइंडिंग्स। बहुत ही प्रॉब्लम में चला जाएगा अगर यही चलता रहा। तो क्या होगा? सबसे पहली चीज़ होगी कि बारिश कम हो जाएगी,
फिर रेन फॉरेस्ट ऑलरेडी कार्बन सिंक है, बट ऑन दी अदर हैंड अगर ये चीज़ चलती रही तो कार्बन सोर्स बन जाएगा। उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अमाउंट में रिलीज़ किए जाएंगे और फाइनली क्लाइमेट चेंज को एक थ्रस्ट मिलेगा और क्लाइमेट चेंज फिर अनस्टॉपेबल इवेंट हो जाएगा। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। करना है तो ये करना है कि हमें डिफॉरेस्टेशन इमीडिएटली रोकनी पड़ेगी वहाँ पे, और डेफिनेटली हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को लिमिट करना पड़ेगा ताकि अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट को हम बचा सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेट अस गो टू द थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम। जो थर्ड न्यूज़ आ रही है, ये आ रही है फ्रॉम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम कॉल्ड स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्कीम। ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है, उन्होंने रिलीज़ की है और फाइनली इसकी गाइडलाइंस जो हैं वो पब्लिक कर दी गई हैं। बेसिकली फंडा ये है कि यार फार्मा क्लस्टर्स डेवलप करने हैं इंडिया में और एमएसएमई को सपोर्ट करना है। उसके लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ पॉलिसी सपोर्ट, कुछ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट रहेगी। जैसे फोकस रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में R&D लैब्स लगाएं, टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज क्रिएट करें, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स के ऊपर फोकस करें और कोशिश करें कि ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन फर्म्स को प्रमोट किया जाए जो एमएसएमई फार्मा इंडस्ट्रीज़ और फार्मा क्लस्टर्स के लिए एक रोल मॉडल्स बने और उसके बाद उसको अपग्रेड किया। आज की न्यूज़ आइटम्स आई होप आपको अच्छी लगी हों। अच्छी लगी हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर।